दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं कस्टम्स का। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 शुरू करेंगे जिसका नाम है वैल्यूएशन अंडर कस्टम्स। इसका मतलब है कि जब हम कस्टम ड्यूटी निकालते हैं तो कौन सी वैल्यू पर हम कस्टम ड्यूटी निकालेंगे, वो वैल्यू कैसे निकालते हैं, उस वैल्यू का निकालना सीखेंगे यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहली बात कि क्या ये चैप्टर मुश्किल है, तो मैं आपको बता दूं ये चैप्टर बहुत आसान है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट्स की क्लियरिटी होनी चाहिए, तब जाके ये चैप्टर आसान है। तो यहाँ पे 100% विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन, विद एलडीआर क्वेश्चन मैं यहाँ पे इसको कराने वाला हूँ डायरेक्ट फ्रॉम स्टडी मैट। अगर आपने पहले कभी इसके वीडियो देखे हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में किसी तरीके की कोई अमेंडमेंट नहीं है, फुल्ली अमेंडेड वीडियो आपके लिए है ये। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि अगर आपका पेपर है, ठीक है ना, मई 26 के अंदर, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर उसके बाद वाला अटेम्प्ट है आपका सितंबर वाला, ठीक है ना, तो भी आप इसको देखें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, जो अमेंडमेंट्स होंगी वो अलग से मैं दे दूंगा सितंबर वाली, ठीक है। उसके बाद जनवरी 27 में अगर आपका पेपर है तो भी आप इस वीडियो को देखें, ठीक है ना। तो ये 3 अटेम्प्ट में से अगर कोई भी अटेम्प्ट है तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग शुरू करते हैं कि हमें इसके अंदर पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले अपन लिख लेते हैं यहाँ पे कंटेंट्स। कंटेंट्स का मतलब है कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, उसको अपन बोलेंगे यहाँ पे कंटेंट्स। तो चलिए लिखते हैं सबसे पहले कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहली चीज हम लोग सीखेंगे दोस्तों कॉन्सेप्ट्स। तो यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर आपको वो क्लियर नहीं हुए तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ पे टोटल मैं कह सकता हूँ कि 3 कॉन्सेप्ट्स या 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, जिसके अंदर हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स जो भी रहेंगे इस चैप्टर के वो क्लियर कर लेने वाले हैं। ओके, क्लियर है। अगर ये अच्छे से समझ में आ गया आपको, तो फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो समझ में आने वाले हैं ही, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बनाएंगे यहाँ पे कि किस किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ इतना ही काफी नहीं है, यहाँ पे एलडीआर क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने, तो वो एलडीआर क्वेश्चन लास्ट डे रिवीजन टाइप के क्वेश्चन किस तरीके के हैं वो भी मैंने छाट के दे रखे हैं, वो भी हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। उसके बाद जब ये सब कुछ हो जाएगा तो कुछ चीजें आपको होमवर्क करनी है, ठीक है ना। यानी इतना पढ़ने के बाद 90% मैं पढ़ा दूंगा, 10% जो चीजें ऐसे ही है वो एटलीस्ट जब तक आप अपने हाथ से नहीं निकालोगे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो ये 4 कंटेंट है जो हमें यहां पर करने हैं। सबसे पहली बात आती है इनकी, ठीक है ना, ये जो कॉन्सेप्ट्स है ये, और साथ साथ में हम बनाएंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो इनको एक साथ लेके चलेंगे, साथ साथ में कॉन्सेप्ट करेंगे, साथ साथ में प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट नंबर 1, यहां पे कॉन्सेप्ट नंबर 1 सीखने वाले हैं, ध्यान से देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 1, जिसको मैं हेडिंग दे रहा हूं यहां पे इंट्रोडक्शन, जिसको मैं हेडिंग दे रहा हूं यहां पे इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन के अंदर इन लोगों ने क्या क्या बता रखा है वो सारी चीजें हम यहां पे बात करने वाले हैं 1 बाय 1 करके, डोंट वेरी। सबसे पहली चीज जो कस्टम का एक्ट है, ठीक है ना, कस्टम्स एक्ट 1962। तो यहां पे कौन सा एक्ट है कस्टम्स का? कस्टम्स एक्ट 1962। ये जो एक्ट है, कस्टम का एक्ट है, इसका एक सेक्शन होता है दोस्तों जो कि सेक्शन 2 सब सेक्शन 41 होता है। ये क्या कहता है, ठीक है ना, इसमें दे रखा है कि वैल्यू क्या होती है, ठीक है ना, इसने डिफाइन कर रखा है, ठीक है ना, कि वैल्यू का मतलब क्या है। पहली बात क्लियर है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि वो पूछेंगे आपसे ये चीज, लेकिन आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कि कस्टम एक्ट 1962 है, उसका एक सेक्शन है, हम निकाल रहे हैं वैल्यू, ठीक है ना, जिस पर हमें कस्टम ड्यूटी निकालनी है। तो सवाल ये उठता है कि वैल्यू कहां पे दे रखी है, तो वैल्यू कहां डिफाइन कर रखी है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 41 कस्टम एक्ट 1962। पहली बात क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। आगे ये कहता है कि जो वैल्यू है ना, ठीक है ना, वैल्यू ये क्या हो सकती है? इधर या तो ये कौन सी वैल्यू हो सकती है? ट्रांजैक्शन वैल्यू हो सकती है। जो वैल्यू होती है ना उसको या तो हम क्या बोलेंगे? ट्रांजैक्शन वैल्यू। वैल्यू कौन सी होती है? या तो ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी या टैरिफ वैल्यू होगी, ठीक है ना, या टैरिफ वैल्यू होगी। तो या तो ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी या टैरिफ वैल्यू होगी। सवाल ये होता है कि ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होती है, ठीक है ना। एक सेक्शन है दोस्तों कस्टम एक्ट का, ठीक है ना, यहां पे लिखने जा रहा हूं मैं, सेक्शन 14 सब सेक्शन 1, उसमें बता रखा है कि ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होती है और टैरिफ वैल्यू क्या होती है। ये कहां पे बता रखा है? एक सेक्शन है सेक्शन 14 सब सेक्शन 2, ये भी कस्टम एक्ट 1962 का सेक्शन है, वहां पे बता रखा है टैरिफ वैल्यू क्या होती है। हमें किससे मतलब रखना है? हमें मतलब रखना है ट्रांजैक्शन वैल्यू से, ठीक है ना। हम इस चैप्टर के अंदर जो सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं कि ट्रांजैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं, जिसके
जिसके ऊपर हम कस्टम ड्यूटी वगैरह निकालते हैं। बोलो क्लियर है? तो चलिए एक बार इसको दोबारा देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग सीख रहे हैं दोस्तों, जिसके अंदर हमने सीखा पहला कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या बता रखा है कि जो कस्टम एक्ट 1962 है उसका एक सेक्शन है सेक्शन 2 सब सेक्शन 41, उसके अंदर डिफाइन कर रखा है कि वैल्यू क्या होती है। और वहां पे क्या बता रखा है, वहां पे बता रखा है कि वैल्यू जो है इधर या तो वो ट्रांजैक्शन वैल्यू हो सकती है या वो टैरिफ वैल्यू हो सकती है। और ट्रांजैक्शन वैल्यू कहां पे डिफाइन कर रखी है, ठीक है ना, सेक्शन 40 सब सेक्शन 1 के हिसाब से ट्रांजैक्शन वैल्यू निकालते हैं और टैरिफ वैल्यू सेक्शन 14 सब सेक्शन 2 के हिसाब से निकालते हैं। हमें यहां पर इस चैप्टर के अंदर ट्रांजैक्शन वैल्यू से मतलब है, यही हम लोग निकालना सीखेंगे। अब आगे चलते हैं, इसके अंदर इसी पॉइंट के अंदर कंटिन्यू रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब यहां पे अगले पेज पे आ जाते हैं। अब दोस्तों इसी पॉइंट के अंदर इंट्रोडक्शन के अंदर कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना, तभी जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से समझना कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। तो यहां पे चार टर्म्स हैं दोस्तों, चार ऐसी चीजें हैं जो हम सीखने वाले हैं, चार ऐसे टर्म्स हैं जिसका आपको नॉलेज होना ही चाहिए, ठीक है ना। आप बहुत ध्यान से इसको करना और अच्छे से समझ लेना, ठीक है ना, और फिर इसको थोड़ा बहुत लर्न कर लेना, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहली टर्म आती है, सबसे पहला वर्ड मैं यहाँ पे क्या सिखाने वाला हूं, एक्स फैक्ट्री प्राइस क्या होता है। हम लोग यहाँ पे सीखेंगे दोस्तों एक्स, यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं एक्स फैक्ट्री प्राइस क्या होता है। हम लोग क्या सीखने वाले दोस्तों, एक्स फैक्ट्री प्राइस क्या होता है, ठीक है ना, एक्स फैक्ट्री प्राइस क्या होता है। तो इसका मतलब ये है, मान लो, ठीक है ना, यहां पर ये मैं हूं, ठीक है ना, ये मैं हूं, क्लियर है, ये हो गया ब्रो यानी कि मैं, ओके। मैंने गुड्स इंपोर्ट किया है दोस्तों, ठीक है ना, कहां से, यूएसए से मैंने गुड्स क्या किया है, इंपोर्ट किया है, तो मैं हो गया इंपोर्टर, ठीक है, क्लियर है। अब सवाल ये उठता है कि एक्स फैक्ट्री प्राइस मैं किसको बोलूंगा। एक्स फैक्ट्री प्राइस का मतलब है यूएसए के अंदर जिससे मैंने गुड्स इंपोर्ट किया है, जिस व्यक्ति से मैंने गुड्स इंपोर्ट कर रहा हूं, जिस व्यक्ति से मैं गुड्स खरीद रहा हूं दोस्तों, ठीक है ना, उसकी ये फैक्ट्री है, उसकी ये क्या है, फैक्ट्री है। और ये जो फैक्ट्री का गेट है यहाँ पे, ये जो फैक्ट्री का गेट है दोस्तों, ठीक है ना, इस फैक्ट्री के गेट पर जो गुड्स है उसका क्या प्राइस है, ठीक है ना, इस फैक्ट्री के गेट पर, ठीक है ना, गुड्स का क्या प्राइस है, उसे बोलते हैं एक्स फैक्ट्री प्राइस। आई होप क्लियर होगा। एक्स फैक्ट्री प्राइस का मतलब क्या होता है दोस्तों, ठीक है ना, कि अगर इंपोर्टर इंपोर्ट करता है गुड्स, ठीक है ना, तो कहां से इंपोर्ट किया, यूएसए से, ठीक है ना, वहां पे जो फैक्ट्री है जहां से मैं इंपोर्ट कर रहा हूं, उस फैक्ट्री के गेट पर क्या प्राइस है गुड्स का, उसको बोलते हैं एक्स फैक्ट्री प्राइस। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्स फैक्ट्री प्राइस। बोलो क्लियर है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, प्राइस ऑफ गुड्स, गुड्स का प्राइस, गुड्स का प्राइस, प्राइस ऑफ गुड्स एट कहां पर, प्राइस ऑफ गुड्स एट कहां पर, एट द फैक्ट्री गेट। याद रखना वर्ड, कहां पर, फैक्ट्री गेट, फैक्ट्री के गेट पर, फैक्ट्री के गेट पर जो प्राइस है गुड्स का उसे क्या बोलते हैं, एक्स फैक्ट्री प्राइस बोलते हैं। अब सवाल ये उठता है, ठीक है ना, कि इसके अंदर हम क्या क्या चीजें इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसमें जो हमने गुड्स को बनाया है उसकी कॉस्ट क्या है, मैन्युफैक्चर वगैरह, या उसमें प्रॉफिट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस प्राइस के अंदर क्या इंक्लूड है, इस प्राइस के अंदर मोटा मोटी अगर मैं बात करूं तो दो चीजें इंक्लूड है दोस्तों, एक तो है कॉस्ट और दूसरा है प्रॉफिट। बेस्ट सिंपल भाषा में ये दो चीजें समझ लेनी है आपको, यहां पर कॉस्ट और प्रॉफिट इंक्लूड है। बोलो क्लियर है, ठीक है, आई होप क्लियर है। पहला पॉइंट हमने क्या सीखा, एक्स फैक्ट्री प्राइस क्या होता है। आ जाते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, दूसरे पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं और आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, यहां पे दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं, यहां लिखेंगे दूसरा पॉइंट, यानी दूसरी टर्म क्या सिखाने वाले हैं हम लोग, ठीक है। यहां पे FAS, ये क्या है, फ्री अलोंग साइड बोलते हैं इसको। क्या फुल फॉर्म है इसकी, फ्री अलोंग साइड, ये याद कर लेना, क्या बोलते हैं इसको, फ्री अलोंग साइड। ये क्या होता है, ठीक है ना, ये क्या होता है, फ्री अलोंग साइड क्या होता है, ठीक है ना, इट इज द कोस्ट, ये ऐसी कोस्ट है एट विच एक्सपोर्ट गुड्स आर डिलीवर्ड बाय सेलर, ठीक है ना, जो सेलर है जिसकी फैक्ट्री थी वहां पर, ठीक है ना,
बोलो क्लियर है। मैं तो यहाँ पे हूँ, ठीक है ना, मैं तो इंडिया के अंदर हूँ, इंपोर्ट कर रहा हूँ यूएसए से। तो यूएसए से तो जो बंदा है यूएसए के अंदर, वो तो उसको एक्सपोर्ट कर रहा है, तो वो कौन होगा, एक्सपोर्टर, ठीक है ना। तो वो मुझे एक्सपोर्ट कर रहा है, मैं इंपोर्ट कर रहा हूं उससे, ठीक है। तो सवाल ये है कि फ्री अलोंग साइड किसे बोलेंगे, कोस्ट एट विच एक्सपोर्ट गुड्स, जो गुड्स वो मुझे एक्सपोर्ट कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट गुड्स। जो गुड्स वो मुझे एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है ना, उसने डिलीवर किया उसने, ठीक है ना, उसने क्या किया, उस गुड्स को डिलीवर्ड, ठीक है ना, उसने, सेलर ने डिलीवर कर दिया कहां पे, पोर्ट ऑफ शिपमेंट, टू दी पोर्ट ऑफ शिपमेंट, ठीक है। बोलो क्लियर है। क्या मतलब हुआ इसका, जो पोर्ट है, जहां जहां पे उसका गुड्स जाना है, जिस पोर्ट पे उसका गुड्स जाना है, जहां से मेरे पास आएगा, उसी देश के अंदर, यूएसए के अंदर ही, ठीक है ना, उसने क्या किया होगा, सेलर ने वो गुड्स डिलीवर कर दिया कहां पर, उस पोर्ट पर जहां से वो शिपमेंट होने वाला है, मुझे भेजे जाने वाला है, ठीक है ना। याद रखना, ऑन नॉट ऑन बोर्ड, बोर्ड नहीं बोला इसने बोला है पोर्ट ऑन शिपमेंट। बोलो क्लियर है। अब सवाल ये उठता है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, मतलब इसमें क्या इंक्लूड करेंगे हम लोग, तो आइए इसको समझते हैं। देखो, एक तो जो प्राइस हमने पीछे निकालना सीखा था, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं एक्स फैक्ट्री प्राइस, एक तो पहले वही ले लेंगे हम लोग, एक्स फैक्ट्री प्राइस ले लिया हमने, ठीक है ना। एक्स फैक्ट्री प्राइस मतलब, ठीक है ना, जो कॉस्ट और प्रॉफिट, ठीक है ना, जो फैक्ट्री के गेट पे प्राइस था वो, और उसमें ऐड कर देंगे जब वो उसको पोर्ट पे लेके आया होगा, तो लोकल फ्रेट लगा होगा, उसका क्या लगा होगा, लोकल फ्रेट लगा होगा, लोकल फ्रेट लगा होगा। जब वो लेके आ रहा होगा बीच में, उसके टैक्स वगैरह लगे होंगे, जैसे टोल वोल लगते हैं ना वो, ठीक है ना, तो लोकल टैक्सेस जो भी लगे होंगे उसके, वो उसने भरे होंगे। अब यहां पर, ठीक है ना, ये जो प्राइस निकल के आया दोस्तों, इस प्राइस पर उसने क्या किया है, पोर्ट पर अपना गुड्स दिया है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, फ्री अलोंग साइड। आई होप क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं और कंटिन्यू करते हैं। अब हम सीखने वाले हैं तीसरी चीज, यानी तीसरा वर्ड इसके अंदर। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, जब हम कस्टम ड्यूटी निकालते हैं, जैसे मैंने गुड्स इंपोर्ट किया, उसके ऊपर मैं ड्यूटी निकालूंगा, ठीक है ना, तो जब हम उसकी वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर हम ड्यूटी निकालेंगे, कस्टम ड्यूटी, वो वैल्यू जब निकालते हैं तो उसमें एक वर्ड आता है जिसको बोलते हैं कस्टम एफओबी, ठीक है। तो यहां पे एक वर्ड आता है एफओबी। ये एफओबी क्या होता है, एफ का मतलब होता है फ्री, ओ का मतलब होता है ऑन, और बी का मतलब होता है बोर्ड, बी का मतलब होता है ऑन बोर्ड, ठीक है ना। ऑन बोर्ड वर्ड से समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होता है, एफओबी का मतलब होता है, ठीक है ना, जब बोर्ड पर, ठीक है ना, गुड्स प्लेस होता है ना, जब ऑन बोर्ड होता है गुड्स, ठीक है ना, जिस कोस्ट पर गुड्स ऑन बोर्ड किया गया है, ठीक है ना, ऑन बोर्ड किया गया है, उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, फ्री, ठीक है ना, ऑन बोर्ड, यानी एफओबी बोलते हैं, ठीक है। एक बार वहां पर ऑन बोर्ड हो गया गुड्स वहां पर, तो अब बायर यानी कि मैं, ठीक है ना, बायर कौन है, मैं हूं ना, ठीक है ना, सामने वाला बंदा तो सेलर था, बायर मैं हूं। नाउ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब सब चीजों के लिए, आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। नाउ आई विल बी रिस्पॉन्सिबल, बायर रिस्पॉन्सिबल होगा किस चीज के लिए, अब जो भी खर्चे होंगे वो मुझे करने पड़ेंगे, किसी भी तरीके के, चाहे फ्रेट है, चाहे इंश्योरेंस है, या और कोई ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड खर्चा है, वो मुझे करने पड़ेंगे। सर इसके अंदर हम लोग क्या इंक्लूड करते हैं, ठीक है ना, तो इसके अंदर क्या इंक्लूड होएगा, मतलब अगर हमें कस्टम एफओबी निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ये हालांकि हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट आगे आएगा ये डिटेल में, तब डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि जो पिछले पॉइंट में निकाला था FAS, जिसे बोलते थे फ्री अलोंग साइड, पहले तो वो लिख लो, ठीक है ना, और उसमें दो खर्चे ऐड कर दो। कौन कौन से, एक तो उसको लोड किया होगा, अब ऑन बोर्ड किया तो लोड किया होगा, तो लोडिंग चार्जेस आए होंगे, तो लोडिंग चार्जेस यहां पे ऐड कर दो, ठीक है। उसके अलावा एक्सपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्ट ड्यूटी लगी होगी, तो एक्सपोर्ट ड्यूटी लिख लो यहां पे, एक्सपोर्ट ड्यूटी। बोलो क्लियर है, ठीक है ना, एक्सपोर्ट ड्यूटी, तो यहां पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लिख दी, और इसके अलावा अगर किसी तरीके का कोई सेस है, ठीक है ना, तो वो भी यहां पे ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। हालांकि इसको हम आगे सीखेंगे डिटेल में कि इसको कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, एफओबी वगैरह को डिटेल में, डोंट वेरी, क्योंकि यही मेन पॉइंट है अपना ये। बोलो क्लियर है। अब चलते हैं आगे, और एक और वर्ड आता है यहाँ पे जिसको सीखना बहुत जरूरी है, जिसको बोलते हैं CIF, ठीक है ना। CIF का मतलब क्या होता है, कोस्ट इंश्योरेंस फ्रेट, कोस्ट इंश्योरेंस फ्रेट।
अब सवाल ये उठता है कि कोस्ट इंश्योरेंस फ्रेट क्या होता है, तो चलिए समझते हैं इसको। ठीक है ना, देखो अब गुड्स ऑन बोर्ड हो चुका है, ठीक है ना, अब उस गुड्स को लाया जाएगा, ठीक है ना, और वो गुड्स लाने के बाद इंडियन पोर्ट के अंदर, ठीक है ना, इंडियन पोर्ट, ठीक है ना, इंडियन पोर्ट पे लाया जाएगा। तो जिस कोस्ट पर इंडियन पोर्ट पर उस गुड्स को डिलीवर किया गया है, ठीक है ना, कोस्ट एट विच, जिस कोस्ट पर ठीक है ना वो गुड्स जो है वो डिलीवर हुआ है, गुड्स क्या हुआ है, डिलीवर्ड, ठीक है ना, गुड्स कहां पे डिलीवर्ड हुआ है, इंडियन पोर्ट पर। जिस कोस्ट पर गुड्स डिलीवर हुआ इंडियन पोर्ट पर दिया गया है, लो भैया इतना प्राइस है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, CIF, कोस्ट इंश्योरेंस फ्रेट बोलते हैं। इसको कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले कस्टम FOB जो हमने ऊपर निकाला है, ठीक है, सबसे पहले कस्टम FOB ले लेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे FOB ले लिया, उसके अंदर नॉर्मली 2 खर्चे ऐड करते हैं, हालांकि डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से और भी खर्चे ऐड करते हैं, अभी के लिए सिर्फ यही ध्यान रखने हैं। एक तो होता है फ्रेट, ठीक है ना, एक तो होता है फ्रेट और एक होता है इंश्योरेंस, ठीक है ना, एक होता है फ्रेट और एक होता है इंश्योरेंस। जब हम FOB के अंदर ये ऐड कर देते हैं तो जो वैल्यू निकल के आती है उसे बोलते हैं CIF वैल्यू, इसी को एसेसेबल वैल्यू बोलते हैं दोस्तों, जिसके ऊपर हम लोग कस्टम ड्यूटी निकालते हैं। हालांकि हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ साथ इन कॉन्सेप्ट को और डिटेल में समझने वाले हैं, ये तो सिर्फ बेसिक कराने के लिए बताया गया है। तो चलिए एक बार वापिस चलते हैं और चैप्टर शुरुआत से देख लेते हैं। सबसे पहली बात, ये चैप्टर आपको एग्जाम में 4 से 5 नंबर दिलाएगा, तो इसको बहुत आराम से करना है, ठीक है ना। दूसरी बात, कस्टम का चैप्टर पढ़ रहे हैं वैल्यूएशन। वैल्यूएशन चैप्टर जो है वो क्या बताता है, वो बताता है कि किस वैल्यू पर, वैल्यू निकाल के दिखाओ किस वैल्यू पर कस्टम ड्यूटी वगैरह निकालते हैं, तो वो वैल्यू निकालना हम यहाँ पे सीखेंगे। और इसके अंदर टोटल 4 बातें अगर समझ में आ गई तो काम बन जाएगा। पहला तो इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, साथ साथ में इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद LDR क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चंस आपको खुद प्रैक्टिस करने हैं ताकि कॉन्फिडेंस आए। बोलो क्लियर है। अब यहाँ पे सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया, एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसको, फिर आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा। इंट्रोडक्शन में इन्होंने क्या दे रखा है, इंट्रोडक्शन में इन्होंने बता रखा है कि कस्टम एक्ट 1962 के अंदर एक सेक्शन है दोस्तों, सेक्शन 2 सब सेक्शन 41, उसमें डिफाइन कर रखा है वैल्यू क्या होती है। तो वैल्यू या तो ट्रांजैक्शन वैल्यू हो सकती है या टैरिफ वैल्यू हो सकती है। ट्रांजैक्शन वैल्यू सेक्शन 14 सब सेक्शन 1 के हिसाब से निकालेंगे और टैरिफ वैल्यू सेक्शन 14 सब सेक्शन 2 के हिसाब से बता रखी है, हमें सिर्फ ट्रांजैक्शन वैल्यू से मतलब है। फिर हमने कुछ वर्ड सीखे यहाँ पे, कुछ टर्म्स, 4 शब्द सीखे हमने, कौन कौन सा, एक्स फैक्ट्री प्राइस क्या होता है, तो जो फैक्ट्री है, ठीक है ना, जो फैक्ट्री है उसके गेट पर जो प्राइस है उसे बोलते हैं एक्स फैक्ट्री प्राइस। और उसके बाद है फ्री अलोंग साइड, क्या होता है, वो कोस्ट, ठीक है ना, जिस कोस्ट पर गुड्स को, ठीक है ना, डिलीवर किया गया है सेलर के द्वारा, कहां पर, पोर्ट ऑफ शिपमेंट के लिए। और यहां पर फ्री ऑन बोर्ड, FOB क्या होता है, ऑन बोर्ड जिस कोस्ट पर किया जाता है, ठीक है ना, उसे बोलते हैं, ठीक है, फ्री ऑन बोर्ड। बोलो क्लियर है। CIF क्या होता है, कोस्ट इंश्योरेंस फ्रेट, इस मतलब जिस कोस्ट पर गुड्स को डिलीवर किया गया है इंडियन पोर्ट पर, उसको बोलते हैं। बोलो क्लियर है। हालांकि हम इनको और डिटेल में आगे सीखने वाले हैं, डोंट वेरी। तो ये था पहला पॉइंट, हमने काफी डिटेल में पढ़ा अच्छे तरीके से। ओके, अब आ जाते हैं आगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होता चला जाएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ध्यान से देखना है। अब यहां पे जाते हैं दोस्तों और यहां पे सीखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2। ये इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से देखना है। अब यहां पे इसको एक तो मैं मार्क कर देता हूं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अगर आप इसको समझ नहीं पाए तो आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में इनका यूज होने वाला है, तो अच्छे से इसको समझेंगे। हेडिंग क्या है, हेडिंग यही है, वैल्यूएशन। वैल्यूएशन मतलब वैल्यू निकालना सीखेंगे कि वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। पूरी हेडिंग है वैल्यूएशन ऑफ गुड्स, वैल्यूएशन ऑफ गुड्स बेस्ड ऑन सेक्शन 14। पहली बात तो एक बात ध्यान रखना, इससे पहले कि मैं ये पॉइंट कराऊं, मैं आपको ये बता देता हूं कि इस पूरे चैप्टर के अंदर हर बार आप ज्यादा सारे ही क्वेश्चन, आप एक क्वेश्चन को छोड़कर सारे क्वेश्चन, चाहे किसी का कंपाइलर देखो चाहे स्टडी मेट देखो, सारे क्वेश्चन इंपोर्ट के मिलेंगे, एक्सपोर्ट के नहीं मिलेंगे। एक्सपोर्ट का सिर्फ एक क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको करा दूंगा, डोंट वेरी, ठीक है। तो यानी ये समझ लो इसमें सारे क्वेश्चन इंपोर्ट के हैं, ठीक है। तो वैल्यू कैसे निकालते हैं, वैल्यूएशन से क्या मतलब होता है, तो वैल्यूएशन का मतलब मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था दोस्तों, वैल्यूएशन का मतलब होता है ट्रांजैक्शन वैल्यू। वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, ट्रांजैक्शन वैल्यू, ट्रांजैक्शन वैल्यू, ट्रांजैक्शन वैल्यू,
ट्रांजैक्शन वैल्यू जो कि निकालते हैं हम सेक्शन 14 सब सेक्शन 1 के हिसाब से। बोलो क्लियर है? ट्रांजैक्शन वैल्यू। अब ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होता है? ठीक है ना, ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब क्या होता है? प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। प्राइस एक्चुअली पेड, प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल, जो प्राइस एक्चुअल में पे किया है, ठीक है ना, पेड और पेबल। बोलो क्लियर है? ठीक है, बोलो प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल। एक और बात जो ध्यान रखनी है यहां पे, क्या बायर और सेलर रिलेटेड नहीं होने चाहिए। बायर यानी मैं एंड सेलर यानी यूएसए वाला बंदा, ठीक है ना, क्या नहीं होने चाहिए? ठीक है ना, नॉट रिलेटेड, रिलेटेड नहीं होने चाहिए, ये बात ध्यान रखना। ठीक है ना, और क्या ध्यान रखना है? प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन होना चाहिए। अगर ये सब बातें हैं तो क्या कहलाएगा वो? ठीक है ना, ट्रांजैक्शन वैल्यू कहलाएगा। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होता है? प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल, बायर और सेलर आर नॉट रिलेटेड, प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। बोलो क्लियर है? अब यहां पर ट्रांजैक्शन वैल्यू के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होते हैं? तो यहां पे ट्रांजैक्शन वैल्यू में काफी सारे खर्चे इंक्लूड होते हैं, ठीक है ना, काफी सारे एक्सपेंसेस हैं जो इंक्लूड होते हैं। बोलो क्लियर है? जैसे कि एग्जांपल के तौर पर, जैसे कमीशन, जैसे कि कमीशन लेंगे यहां पे, ठीक है ना, बोलो क्लियर है? इट शुड नॉट बी बाइंग कमीशन, बाइंग कमीशन नहीं होना चाहिए। ब्रोकरेज लेंगे, अगर किसी तरीके का ब्रोकरेज दिया गया है तो ब्रोकरेज भी ले लेंगे, ठीक है ना। डिजाइन चार्जेज, इंजीनियरिंग चार्जेज, डिजाइन एंड इंजीनियरिंग चार्जेज भी लेंगे, डिजाइन एंड, ठीक है, इंजीनियरिंग चार्जेज भी लेंगे। बोलो क्लियर है? डिजाइन एंड इंजीनियरिंग चार्जेस ये सब लेंगे हम यहाँ पे। इसके अलावा और खर्चे अगर हैं, जैसे कि रॉयल्टी का खर्चा है तो यहाँ पे रॉयल्टीज वगैरह भी लेंगे। किसी तरीके का लाइसेंस फीस लगी है तो वो भी लेंगे हम लोग, ठीक है, लाइसेंस फीस वगैरह भी लेंगे। बोलो क्लियर है? और जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है यहाँ पे वो भी लेंगे, ठीक है। बोलो क्लियर है? तो इस तरीके के सारे खर्चे हम यहाँ पे लेने वाले हैं। डोंट वेरी, फिर भी मैं आपको सिखाऊंगा आगे कि वैल्यू कैसे निकालते हैं। ये आपको ध्यान रखने की जरूरत इतनी नहीं है, इसको बेशक भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको पता होना चाहिए वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है। सेक्शन 14(1) के हिसाब से जो निकालते हैं ना ट्रांजेक्शन, हम बोलते हैं ट्रांजेक्शन वैल्यू। ट्रांजेक्शन वैल्यू क्या होता है? तीन बातें ध्यान रख लो। प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल, बायर और सेलर रिलेटेड नहीं होना चाहिए, और प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। जब ट्रांजैक्शन वैल्यू निकालते हैं तो उसमें क्या क्या इंक्लूड करते हैं? ठीक है ना, कमीशन इंक्लूड करते हैं, ब्रोकरेज, डिजाइन एंड इंजीनियरिंग चार्जेस, रॉयल्टी एंड लाइसेंस फीस, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये इस तरीके के कुछ खर्चे यहाँ पे बता रखे हैं। अब आती है मेन चीज जो एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे दो नोट बना के दे रखे हैं। अब ये नोट आपको अच्छे से अभी के अभी क्लास के अंदर ही याद कर लेने हैं। तो यहाँ पे नोट नंबर 1। अब जब भी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन निकालेंगे दोस्तों, तो दो चीजों की हमेशा जरूरत पड़ेगी। एक तो होता है रेट ऑफ एक्सचेंज, एक होता है रेट ऑफ ड्यूटी, कौन सा लगेगा, यानी एक्सचेंज रेट। क्योंकि आपको तो डॉलर वगैरह में नॉर्मली क्वेश्चन मिलेंगे आपको सारे, तो डॉलर में क्वेश्चन दे रखा है, पाउंड में क्वेश्चन दे रखा है, किसी और कंट्री की करेंसी में दे रखा होगा, तो आपको तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक्सचेंज रेट, जिसको हम बोलते हैं रेट ऑफ एक्सचेंज, तो आपको पता होना चाहिए कि रेट ऑफ एक्सचेंज कैसे निकालते हैं। हर एक क्वेश्चन में आपको जरूरत पड़ेगी, तो बहुत ध्यान से देखना है। तो रेट ऑफ एक्सचेंज के लिए सबसे पहले तो आपको यह देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन इंपोर्ट का है या एक्सपोर्ट का है। आपको सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन इंपोर्ट का है, ठीक है, तो क्या होगा, और क्वेश्चन एक्सपोर्ट का है तो क्या होगा। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि एक्सपोर्ट का एक ही क्वेश्चन है, तो मेनली मतलब सारे क्वेश्चन इंपोर्ट के ही है, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो कि बस आपको इंपोर्ट ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है ना। एक्सपोर्ट का तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, एक ही क्वेश्चन है। अब आपको जब इंपोर्ट का क्वेश्चन अगर है और रेट ऑफ एक्सचेंज डिटरमाइन करना है, तो उसमें दो बातें आपको देखनी है। पहला, जो रेट है वो नोटिफाइड होना चाहिए। जो रेट है, कौन सा रेट लेना है, लिखा हुआ क्वेश्चन में नोटिफाइड बाय CBIC, अगर ये लिखा है तो वो रेट लेना है। साथ साथ में ये देखना है कि रेट कौन सी डेट का लेना है, डेट ऑफ प्रेजेंटेशन, डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ एंट्री अंडर सेक्शन 46। अगर ये दोनों बातें हैं
तो वो वाला रेट लेना है इंपोर्ट वाले क्वेश्चन के अंदर। इंपोर्ट वाले क्वेश्चन के अंदर जब आप रेट ऑफ एक्सचेंज लेते हैं दोस्तों, तो आपको दो बातों का ध्यान रखना है। रेट नोटिफाइड बाय सीबीआईसी होना चाहिए, और साथ ही साथ ठीक है ना, रेट कौन सा होना चाहिए, जिस डेट को आपने बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट की है उस डेट वाला होना चाहिए। बोलो क्लियर है? उस रेट पे कन्वर्ट करोगे आप फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी में, ये बात ध्यान रखना। सर मान लेते हैं एक्सपोर्ट का केस है, तो क्या करेंगे? तो एक्सपोर्ट के केस में भी पहली कंडीशन तो सेम है, क्या? कि वो नोटिफाइड बाय सीबीआईसी होना चाहिए। अब जैसा कि आपको पता है कि जब इंपोर्ट करते हैं तो बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट करते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट करते हैं तो शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट देते हैं, तो बस इसकी जगह पे वो आ जाएगा और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो डेट, दूसरी कंडीशन क्या देखनी है? डेट ऑफ प्रेजेंटेशन, डेट ऑफ प्रेजेंटेशन, डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ शिपिंग बिल, ऑफ शिपिंग बिल बोल दो या बिल ऑफ एक्सपोर्ट, ऑफ शिपिंग बिल, शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट अंडर सेक्शन 50। बोलो क्लियर है? ये ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। तो अगर एक्सपोर्ट का क्वेश्चन दिखे, जो कि मैंने बताया खाली एक ही क्वेश्चन है आपका, वो भी हम लोग पढ़ेंगे, डोंट वरी, ठीक है ना। सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, वो भी अपन यहाँ पे पढ़ लेंगे, ठीक है ना, और आपको पता लग जाएगा कि कैसे है। मैं ये क्वेश्चन अभी कराने वाला हूँ, ठीक है ना। बस आपको एक चीज और बता दूं, फिर उसके बाद हम लोग इसके ऊपर एक क्वेश्चन करने वाले हैं। हम लोग एक्सपोर्ट ड्यूटी निकालना सीखेंगे, एक्सपोर्ट वाला एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो एक्सपोर्ट याद रखना, इसका एक क्वेश्चन कराने वाला हूं मैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 मिलेगा, ठीक है, इलिस्ट्रेशन, ठीक है, पेज नंबर 4.53 आपके स्टडी मैट का एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हम चेक करेंगे। बस एक ही क्वेश्चन है एक्सपोर्ट का, वो अभी हो जाएगा। तो अभी तो हमने सिर्फ रेट ऑफ एक्सचेंज सीखा है नोट नंबर 1 के अंदर, एक बार रेट ऑफ ड्यूटी और देख लेते हैं कि कैसे निकालते हैं, फिर हम लोग वो क्वेश्चन करेंगे। तो दूसरा नोट लिखेंगे यहाँ पे, नोट नंबर 2। इस नोट के अंदर हम क्या सीखेंगे? रेट ऑफ ड्यूटी कैसे पता करोगे आप, कि कौन से रेट ड्यूटी का लगाना है, रेट ऑफ ड्यूटी कैसे निकालोगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन इंपोर्ट का है, इसमें भी वही चीज चेक करनी पड़ेगी कि क्वेश्चन इंपोर्ट का है या एक्सपोर्ट का। या तो क्वेश्चन इंपोर्ट का होगा, या क्वेश्चन क्या होगा? एक्सपोर्ट का होगा। तो पहले तो आपको यही चेक करना पड़ेगा कि क्वेश्चन इंपोर्ट का है या एक्सपोर्ट का। अगर क्वेश्चन इंपोर्ट का है, ठीक है ना, तो क्या करोगे? तो सबसे पहले डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री देख लो, डेट, ठीक है ना, डेट ऑफ प्रेजेंटेशन, डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री। तो डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री देख लो क्या डेट है, और डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड, डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड। डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड का मतलब होता है डेट ऑफ अराइवल ऑफ शिप या एयरक्राफ्ट जो भी है, ठीक है, उसका अराइवल की डेट क्या है। तो ये दो डेट चेक करो। आपको क्वेश्चन में रेट ऑफ ड्यूटी इंपोर्ट के केस में कैसे निकालनी है? दो डेट चेक करनी है आपको, डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री, डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड। दो डेट दे रखी हुई क्वेश्चन में, उनमें से जो भी लेटर है, उनमें से जो भी डेट बाद की है, जो भी लेटर वाली डेट है, उस डेट पर रेट ऑफ ड्यूटी जो भी होगी वो ले लेनी है आपको। बोलो क्लियर है? ठीक है ना। उस डेट पर मान लो जैसे यहाँ पे दे रखी है 24 जनवरी और यहाँ पे दे रखी है 26 जनवरी, तो बीच एवरेज लेट वाली कौन सी होगी? डेट 26 जनवरी। अब मान लेते हैं यहाँ पे है 10% और यहाँ पे मान लो 20%, तो 20% रेट अपन ले लेंगे। इस तरीके से आपको क्या करना है? रेट ऑफ ड्यूटी लेनी है इंपोर्ट के केस में। अब सवाल उठता है कि एक्सपोर्ट के केस में कैसे लेनी है। तो एक्सपोर्ट के केस में हम लोग देख लेते हैं कि एक्सपोर्ट के केस में आपको क्या करना है। तो एक्सपोर्ट के केस में ये लिखा मिलेगा जो मैं लिख रहा हूं, आप ये देख लेना, डेट ऑन विच द प्रॉपर ऑफिसर, डेट ऑन विच द प्रॉपर ऑफिसर, ठीक है ना, मेक एन ऑर्डर permitting clearance and loading of goods for exportation is considered। ये देख लेना आपको।
अगर एक्सपोर्ट का क्वेश्चन है जो कि एक ही क्वेश्चन है, मैंने अभी बताया था, वो हम करने वाले हैं, अभी करेंगे तुरंत इसके बाद। तो उसमें ये पूरी लाइन लिखी मिलेगी, कौन सी डेट का लेना है, ठीक है ना, रेट ऑफ ड्यूटी कौन सी डेट के लेंगे, डेट ऑन विच प्रॉपर ऑफिसर, ठीक है ना, मेक एन ऑर्डर फॉर परमिटिंग, ठीक है ना, उसने ऑर्डर देके परमिट कर दिया गया है क्या, क्लियर और लोडिंग ऑफ द गुड्स के लिए। बोलो क्लियर है, ये लिखा मिलेगा तो वो वाला रेट ऑफ ड्यूटी लग जाएगा। तो यहाँ पे अभी एक एक्सपोर्ट का क्वेश्चन करने वाले हैं, तो फिलहाल एक्सपोर्ट की चीज याद रखो, ठीक है ना। तो एक्सपोर्ट से रिलेटेड क्या याद रखना है, एक तो ये, ठीक है ना, कि भैया एक्सचेंज रेट कौन सा लेंगे, नोटिफाइड बाय सीबीआईसी, डेट ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट, ठीक है ना, पहले तो ये ध्यान रखना है, और दूसरा ये ध्यान रखना है रेट ऑफ ड्यूटी इस डेट के लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीजें दे रखी है, चलिए इसको पढ़ते हैं और इसको क्वेश्चन को बनाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो यहां पे दे रखा कंप्यूट एक्सपोर्ट ड्यूटी, ये कह रहा है कि एक्सपोर्ट ड्यूटी निकालो, तो चलो भाई निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है एक्सपोर्ट ड्यूटी। तो एक्सपोर्ट ड्यूटी निकालनी है दोस्तों। तो सबसे पहले एक्सपोर्ट ड्यूटी कैसे निकालेंगे, आइए यहां पे चलते हैं और नीचे आ जाते हैं। एक क्वेश्चन बना रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ऊपर लिखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, मैं आपको 7 करा रहा हूं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन स्टडी मेट कंपाइलर सभी जगह आपको मिलेगा, डोंट वरी, ये स्टडी मेट का क्वेश्चन है और दिस इज द ओनली क्वेश्चन, ठीक है ना। एक्सपोर्ट ड्यूटी का क्वेश्चन है ये, इंपोर्ट का नहीं है, ये एक ही क्वेश्चन है जो एक्सपोर्ट ड्यूटी का, बाकी सारे क्वेश्चन इंपोर्ट के हैं। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, सबसे पहले जब क्वेश्चन शुरू करोगे तो कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी, सबसे पहले क्या करना है, ऊपर लिखना है कि क्या निकाल रहे हो, कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी। तो आप क्या निकाल रहे हो, एक्सपोर्ट ड्यूटी निकाल रहे हो। बोलो क्लियर है। और चाहो तो इस तरीके से लाइन लगा लेना, आप चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इस तरीके से आप लाइन लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलें आगे, आगे चलते हैं और एक एक चीज पढ़ते हैं और करते हैं। बोलो क्लियर है। सबसे पहले यहां जाएंगे, ठीक है ना। अब वापिस क्वेश्चन पढ़ो, एफओबी प्राइस, एफओबी प्राइस दे रखा है $1 1 लाख। तो सबसे पहले आपको एफओबी प्राइस दे रखा है, उसको लिख लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे चलेंगे और यहां पे हम लोग लिख लेते हैं एफओबी प्राइस ऑफ गुड्स, एफओबी प्राइस ऑफ गुड्स, एफओबी प्राइस ऑफ गुड्स। याद रखना दोस्तों, ठीक है ना, एफओबी प्राइस ऑफ गुड्स जो है ये आपको गिवन है, ठीक है। नहीं दे रखा होता तो निकाल भी सकते हैं, आगे सिखाएंगे कि कैसे निकालते हैं। तो अभी के लिए एफओबी प्राइस सीधा दे रखा है, कितना दे रखा है, $1 लाख दे रखा है, ठीक है ना। तो यहां पे डॉलर दे रखा है कितना, $1 लाख दे रखा है। बोलो क्लियर है। हमने कुछ नहीं किया, क्वेश्चन से उठाया है, बस ये दे रखा है $1 1 लाख, बस ये उठा के लिखा है। अब सवाल ये उठता है, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था क्वेश्चन के अंदर कि आपको अदर करेंसी के अंदर वैल्यू दे रखी होगी, अब इसको कन्वर्ट करके इंडियन रुपीज में लिखना है आपको, ठीक है ना। तो आपको वैल्यू किस में लिखनी है, इंडियन रुपीज में लिखनी है। तो वैल्यू किस में लिखनी है, इंडियन रुपीज में। तो वैल्यू निकालो इन इंडियन रुपीज, इन इंडियन रुपीज। अब सवाल ये उठता है कि इंडियन रुपीज में अगर निकालना है, $1 लाख, $1 लाख को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या देखना पड़ेगा, एक्सचेंज रेट। और एक्सचेंज रेट कैसे निकालोगे, मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद है तो मैंने ऊपर लिखवाया था, ये देखो यहां पर आ जाओ, ये रहा, ठीक है ना, ये रहा रेट ऑफ एक्सचेंज कैसे निकालते हैं। तो रेट ऑफ एक्सचेंज एक्सपोर्ट के केस में आपको क्या देखना है, नोटिफाइड बाय सीबीआईसी होना चाहिए और ऑन द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ शिपिंग बिल होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन जहां पे सेटिस्फाई हो रखी हुई वो रेट लेंगे। आगे कहता है शिपिंग बिल इज प्रेजेंटेड, डेट ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ शिपिंग बिल कितना है, 26 अप्रैल, ठीक है ना। तो नीचे आओ, रेट ऑफ एक्सचेंज और रेट ऑफ ड्यूटी दे रखा है, तो रेट ऑफ एक्सचेंज हमें लेना है। तो रेट ऑफ एक्सचेंज कौन सी डेट को लेना है, ऑन द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ शिपिंग बिल, ठीक है ना। तो यहाँ पे 26 अप्रैल, ठीक है ना, 26 अप्रैल क्या है, ठीक है ना, 26 अप्रैल क्या है, ऑन द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ शिपिंग बिल है 70, ठीक है ना। और ये नीचे बोली रखा है कि जो रेट ऑफ एक्सचेंज है ना वो नोटिफाइड बाय सीबीआईसी है। तो यहाँ पर हमें रेट ऑफ एक्सचेंज नोटिफाइड बाय सीबीआईसी भी है और कौन सी डेट पे लेना है, 26 अप्रैल को 70। तो यहाँ पे 70 ले लेना दोस्तों। बोलो क्लियर है, आई होप क्लियर है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। नीचे आ जाएंगे और वापिस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या रेट लेना है आपको, 70। कैसे लिया ये आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 70 लाख रुपीज। बोलो क्लियर है। तो यहाँ पे रुपीज में लिख देंगे इसको, क्या 70 लाख रुपीज। बोलो क्लियर है। अब आगे चलते हैं।
अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है एक्सपोर्ट ड्यूटी। क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या मांगा हुआ है, क्वेश्चन में हमसे मांगा हुआ है एक्सपोर्ट ड्यूटी निकालना है। तो हम नीचे लिखेंगे कि हमें निकालना क्या है, एक्सपोर्ट ड्यूटी। देखो वैल्यू तो निकल चुकी है, उस वैल्यू पर एक्सपोर्ट ड्यूटी निकालना है, लेकिन एक्सपोर्ट ड्यूटी के लिए हमें रेट पता होना चाहिए। रेट ऑफ ड्यूटी क्या है, तो रेट ऑफ ड्यूटी मैंने आपको ऊपर बताया था एक्सपोर्ट के केस में, ये रहा। ये लाइन पढ़ लो आप, ये ढूंढ लो क्वेश्चन के अंदर, डेट ऑन विच प्रोपर ऑफिसर ने ऑर्डर दिया है, ये देख लो आप। तो यहां पे देखो, ठीक है ना, प्रॉपर ऑफिसर पास एन ऑर्डर परमिटिंग क्लियरेंस एंड लोडिंग ऑफ द गुड्स फॉर एक्सपोर्ट। तो डेट कौन सी है, 4 में। तो 4 में कहां पे है, ये रहा 4 में, ये रहा रेट ऑफ ड्यूटी, ये रही। तो 4 मई के सामने रेट ऑफ ड्यूटी कितनी है, 8% है दोस्तों। तो 8% ले लेंगे हम लोग, बोलो क्लियर है, ठीक है ना। नीचे आ जाएंगे और यहां पे ले लेंगे, ठीक है ना, कितना, एट द रेट ऑफ 8%, ठीक है ना। तो 70 लाख का 8% कितना होगा, ठीक है ना, 5,60,000, 5,60,000, ठीक है ना, 5,60,000 अमाउंट हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। आपकी एक्सपोर्ट ड्यूटी निकल चुकी है, आंसर निकल गया है। लेकिन यहां पर आपको क्वेश्चन में नंबर पूरे तभी मिलेंगे जब आप नोट्स लिखोगे। तो आपको नोट्स जरूर लिखने हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो जैसे इस क्वेश्चन के अंदर नोट्स आपको लिखने हैं, तो सवाल ये उठता है कि क्या नोट्स लिखने हैं। वैसे तो बहुत सारे नोट्स बन सकते हैं, लेकिन मेन जो नोट्स हैं वो जरूर लिखना। तो यहाँ पे 2 मेन नोट्स हैं जो लिखने हैं, ठीक है ना। एक तो हमने एक्सचेंज रेट निकाला और एक हमने रेट ऑफ ड्यूटी निकाला। तो रेट ऑफ एक्सचेंज के बारे में नोट लिख दो, रेट ऑफ एक्सचेंज। तो रेट ऑफ एक्सचेंज का नोट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो रेट ऑफ एक्सचेंज में क्या लिखना है, वही जो मैंने बताया था, नोटिफाइड बाय सीबीआईसी, ठीक है ना, नोटिफाइड बाय सीबीआईसी, ठीक है ना, ओके। एंड ऑन द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ, ऑन द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ शिपिंग बिल ऑफ एक्सपोर्ट, शिपिंग बिल। बोलो क्लियर है। ये हो गया आपका पहला नोट रेट ऑफ एक्सचेंज का। दूसरा नोट लिखेंगे, तो चलिए दूसरा नोट लिखते हैं। यहाँ पे नीचे लिखते हैं नोट नंबर 2, ये है रेट ऑफ ड्यूटी के ऊपर, रेट ऑफ ड्यूटी। तो रेट ऑफ ड्यूटी कौन सा लिया आपने, याद है ना आपको, वही कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर देना है रेट ऑफ ड्यूटी के बारे में। तो रेट ऑफ ड्यूटी क्या लेना है, डेट ऑन विच, ठीक है, डेट ऑन विच प्रॉपर ऑफिसर मेक एन ऑर्डर, प्रॉपर ऑफिसर मेक एन ऑर्डर परमिटिंग क्लियरेंस एंड, वहां से बस कॉपी, वो एक बार याद कर लो, लोडिंग ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्टेशन, इज कंसिडर्ड। ये कॉपी एकदम बिल्कुल वहीं से, ठीक है। तो ये बन गया आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने कर लिया है, एक्सपोर्ट ड्यूटी हमने निकालनी सीख ली है। बोलो क्लियर है। आगे चलते हैं दोस्तों और आगे की तरफ मूव करते हैं। अब हम लोग क्या सीख चुके हैं, अब हम लोग चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर, और मैं यहां आपको अब बता देता हूं, ठीक है ना, कि हमने ये क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ और नीचे आ जाएंगे, नीचे चलते हैं और यहां पे आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सीखते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, ठीक है ना, पॉइंट नंबर 3। अब हम सीखेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब निकालेंगे, जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन निकालेंगे तो वहां पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। वो कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं, किस तरीके से अप्लाई करते हैं, आइए उनको समझते हैं। ये सारी चीजें अब आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन निकालेंगे सारे के सारे, तो ये आपको ध्यान रखना है। इंपोर्ट के लिए आपको वो इंपोर्ट के जब क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। इंपोर्ट के लिए आपको याद रखना है रेट ऑफ एक्सचेंज, हमने जो ऊपर पढ़ा है, रेट ऑफ ड्यूटी, वो दोनों बातें ध्यान रखना। और अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब करेंगे तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में काफी सारी बातें ऐसी होती हैं, तो वो सब यहां देखेंगे।
तो यहां पे सबसे पहली चीज, दो बातें यहां पर इस कॉन्सेप्ट के अंदर एक ऐसा करते हैं, इसके 4 पार्ट बना लेते हैं। 4 पार्ट यहां पे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। 4 पार्ट में मैं इस कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये समझ में आ गया तो समझ लो बस, फिर और कुछ बचा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। 4 पार्ट के अंदर मैं इसको बताने वाला हूं, ठीक है जी। 4 पार्ट पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि कैसे कैसे हम इसको पढ़ने वाले हैं, बस बहुत ध्यान से आराम से सुनते जाना। पता है आपको, सबसे पहले हम निकालते हैं, ठीक है। जब हम बात करते हैं, मान लो यहाँ पे 4 में से पहला पॉइंट समझते हैं। मान लो मैं इंडिया के अंदर हूं, ठीक है ना, ओके, ये मैं हो गया, ये मैं इंडिया के अंदर। अब मैं गुड्स इंपोर्ट कर रहा हूं, कहां से? एक बंदे से जो कहां पर है, यूएस के अंदर है। बोलो क्लियर है? अब मैं गुड्स इंपोर्ट कर रहा हूं। अब सवाल ये है कि भैया जब मैं गुड्स इंपोर्ट करूंगा, ठीक है ना, तो वहां से, ठीक है, यहां से लेके और मैं जब गुड्स इंडिया में इंपोर्ट कर रहा हूं, वहां तक के सारे खर्चे, ठीक है ना, वैल्यू में ऐड करेंगे। जब हम वैल्यू निकालते हैं, वैल्यू तो निकालना सीख रहे हैं, उसमें ऐड करेंगे। बोलो क्लियर है? लेकिन अब यहां पर कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो ये कि मैं आपको सिखाऊंगा कस्टम्स एफओबी कैसे निकालते हैं। बोलो क्लियर है? जब हम कस्टम एफओबी निकालते हैं दोस्तों, तो उसमें प्लस करते हैं कुछ आइटम्स, ठीक है ना, कुछ आइटम्स उसमें प्लस करते हैं, जिसमें से 2 मेन आइटम होती हैं। एक तो होती है फ्रेट और एक होती है इंश्योरेंस। बाकी और भी आइटम है, वो हम आगे जाके बात करेंगे। तो ये 2 आइटम मान लो प्लस करते हैं, अभी के लिए इतना ही ध्यान रखो। CIF वैल्यू आ जाती है। जो CIF वैल्यू होती है, इसी को एसेसेबल वैल्यू बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से, तो पहले तो हमें क्वेश्चन के अंदर, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर कस्टम एफओबी निकालना पड़ेगा। फिर कस्टम एफओबी में जो भी खर्चे होते हैं, कस्टम एफओबी निकालेंगे, वो अभी सिखाऊंगा मैं कैसे निकालते हैं। एक रूल होता है, रूल 10(1), उसके हिसाब से निकालते हैं कस्टम एफओबी। और CIF वैल्यू कैसे निकालते हैं? एक रूल होता है, रूल 10(2), उसके हिसाब से निकालते हैं क्या? CIF वैल्यू। अब ये तो बात ठीक है कि कस्टम एफओबी निकालना सीखेंगे, अभी हमने सीखा नहीं है। मान लो निकल गया, निकलने के बाद बहुत सारे खर्चे ऐड करने हैं, लेकिन उनमें से 2 खर्चे फ्रेट और इंश्योरेंस, वो भी तो ऐड होंगे, ठीक है ना। फिर निकल जाएगा CIF वैल्यू, इस वैल्यू पर निकल जाएगी कस्टम ड्यूटी। लेकिन यहां पर 2 ये खर्चे जो फ्रेट और इंश्योरेंस है, ठीक है ना, ये गिवन होंगे या क्या होगा, इसके बारे में हम फिलहाल पहले पॉइंट के अंदर बात करने वाले हैं, फ्रेट के बारे में एंड इंश्योरेंस के बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फ्रेट के बारे में। फ्रेट के बारे में दोस्तों आपको देखना पड़ेगा क्या कि क्वेश्चन किसका है, ठीक है ना। हमेशा क्वेश्चन या तो आपको शिप का मिलेगा कि गुड्स इंपोर्ट किया है बाई शिप, या क्वेश्चन मिलेगा बाई एयर किया है। तो आपको पहले तो ये चेक करना पड़ेगा कि क्वेश्चन किसका है, शिप का है या एयर का है। अब मान लो क्वेश्चन शिप का है, ठीक है ना, क्वेश्चन किसका है? शिप का है, शिप के द्वारा गुड्स इंपोर्ट हो रहा है। तो ये देख लेना कि क्या फ्रेट गिवन है। अगर फ्रेट दे रखा है तो जो वैल्यू दे रखी है एक्चुअल वैल्यू वही ले लेंगे हम लोग और सिंपल से ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नहीं दे रखा है, नॉट गिवन, अगर गिवन नहीं है तो क्या करेंगे? 20% लेंगे, ठीक है, 20%, ठीक है, 20% किसका? 20% ऑफ कस्टम एफओबी का, ऑफ कस्टम एफओबी का। तो निकल जाएगा हमारा क्या, ठीक है ना, फ्रेट निकल जाएगा। ये बात ध्यान रखना। लेकिन मान लेते हैं क्वेश्चन दे रखा है एयर का। अब एयर के क्वेश्चन में क्या होगा, ठीक है ना, अगर क्वेश्चन में अगर गिवन है, ठीक है ना, अगर फ्रेट का अमाउंट गिवन है, ठीक है ना, अगर क्वेश्चन में फ्रेट का अमाउंट गिवन है, तो पहले ये देख लो कि एक्चुअल अमाउंट कितना दे रखा है और 20% कर दो कस्टम एफओबी का। दोनों अमाउंट में से विच एवर लोअर जो है वो फ्रेट माना जाएगा, ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर मान लो दे नहीं रखा है फ्रेट, ठीक है ना, तो क्या करोगे? तो 20% ऑफ कस्टम एफओबी ले लो, वही आपका फ्रेट निकल जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने दोनों इस पॉइंट के अंदर क्या बताया, फ्रेट कैसे निकालते हैं। बोलो क्लियर है? उसके लिए आपको देखना पड़ेगा शिप का क्वेश्चन है या एयर का क्वेश्चन है। दूसरा पॉइंट, इंश्योरेंस की बात करते हैं। इंश्योरेंस में क्या होगा सर? तो इंश्योरेंस में दोस्तों, इंश्योरेंस बिल्कुल सिंपल है। इंश्योरेंस के केस में आपको नहीं देखना है कि शिप का क्वेश्चन है या एयर का, दोनों में एक ही ट्रीटमेंट होने वाला है। चाहे शिप का क्वेश्चन है चाहे एयर का क्वेश्चन है, यानी कि शिप से इंपोर्ट किया है या बाई एयर इंपोर्ट किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
इंश्योरेंस के केस में अगर गिवन है दोनों में से कोई भी केस हो, शिप या एयर, अगर गिवन है तो वही ले लो एक्चुअल अमाउंट, वही इंश्योरेंस वाला अमाउंट ऐड कर दो, ठीक है ना, सीआईएफ वैल्यू निकालते टाइम। मान लो अगर दे नहीं रखा है तो क्या करेंगे, तो 1.125% निकाल लेना, कस्टम एफओबी का जो वैल्यू आएगी वो आप ऐड कर देना इंश्योरेंस के सामने लिख के, ठीक है ना, कस्टम एफओबी में ऐड कर देना। बोलो क्लियर है? तो पहला पॉइंट आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना, हमने क्या पढ़ा। तो यहाँ पे मैंने जैसा कि बताया प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट्स आने जरूरी हैं, और 4 कॉन्सेप्ट्स हैं, उसमें पहला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया और जिसमें हमने बात की क्या, कि अगर मैं गुड्स इंपोर्ट कर रहा हूँ यूएस से, तो यूएस से इंडिया तक माल लाने के लिए जो भी खर्चे होंगे वो सारे वैल्यू में ऐड करेंगे। और कैसे निकालते हैं वैल्यू वो मैंने आपको बताया, सबसे पहले बहुत सारे खर्चे होते हैं वो ऐड करेंगे, वो कस्टम एफओबी निकल जाएगा। कस्टम एफओबी कैसे निकलेगा आगे हम बात करेंगे। मान लो कस्टम एफओबी हमने निकाल दिया, फिर उसमें बहुत सारे खर्चे ऐड करेंगे, उसमें से 2 खर्चे फ्रेट एंड इंश्योरेंस भी होते हैं, ठीक है ना, जो आएगा उसको बोलेंगे सीआईएफ वैल्यू। ये एज पर रूल 10(2) के हिसाब से निकालते हैं। हमने सीखा फ्रेट और इंश्योरेंस का अमाउंट कैसे डिटरमाइन करते हैं, वो हमने पहले फ्रेट सीखा और फिर उसके बाद इंश्योरेंस सीखा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, आगे चलते हैं और अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2 यानी कॉन्सेप्ट नंबर 2। अब सवाल ये उठता है कि कस्टम एफओबी कैसे निकालते हैं। जब हम कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन निकालेंगे तो कस्टम एफओबी निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। एफओबी होता क्या है, ठीक है ना, फॉर्मेट कुछ इस तरीके से, पहले आप देख लो क्या, कि आपको बहुत सारे खर्चे दे रखे होंगे, मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से, वो सारे के सारे क्या कर देने हैं, पहले लिखने हैं और उसको ऐड कर लेना है। जो अमाउंट आएगा उसको बोलेंगे कस्टम एफओबी, ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कस्टम एफओबी। ये वैल्यू निकल गई, तो पहले हमें ये वैल्यू निकाल लेनी है। ये वैल्यू निकालने के बाद फिर काफी सारे खर्चे और ऐड कर लेने हैं आपको, ठीक है ना, वो हम बात करेंगे कि कौन कौन से खर्चे ऐड करने कौन से नहीं करने हैं। फिर वो खर्चे ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। फिर जो वैल्यू आएगी दोस्तों उसको बोलते हैं सीआईएफ वैल्यू, जिसको हम एसेसेबल वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। और ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है सीआईएफ वैल्यू, इसी के ऊपर हम ड्यूटी निकालते हैं। तो ये पूरा पूरा फॉर्मेट है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कस्टम एफओबी कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, वो सीख रहे हैं। फिर सीआईएफ वैल्यू कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। तो ये वाला पोर्शन सीख रहे हैं, पहले कस्टम एफओबी निकालते हैं एज पर रूल 10, ठीक है ना, एज पर रूल 10 सब रूल 1 के हिसाब से, रूल 10 सब रूल 1 के हिसाब से। फिर सीआईएफ वैल्यू निकालना सीखेंगे। आइए यहाँ पे अगले पेज पे सीखते हैं। तो हम लोग क्या सीख रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं कस्टम्स एफओबी कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन चेक करोगे और क्वेश्चन में देखोगे कि क्या क्वेश्चन में ऐसे लिख रखा है कोस्ट, अगर ऐसे लिख रखा है कि कोस्ट दे रखा है तो कोस्ट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर क्वेश्चन में ऐसे लिख रखा है एफओबी वैल्यू, ठीक है ना, एफओबी वैल्यू, कस्टम एफओबी नहीं, एफओबी वैल्यू, तो वो लिख लो, कोई बात नहीं है। इतना लिखने के बाद अगर क्वेश्चन में कमीशन दे रखा है तो कमीशन ऐड कर देंगे, ठीक है ना, कमीशन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। लोकल एजेंट को जो कमीशन दिया गया है उसको ऐड कर देंगे। लेकिन ध्यान रखना जो ये कमीशन है ना, ये बाइंग कमीशन नहीं होना चाहिए। मैं यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं इसको, जो ये कमीशन ऐड कर रहा हूं ये क्या नहीं होना चाहिए, नोट बाइंग कमीशन। कौन सा कमीशन नहीं होना चाहिए, ये बाइंग कमीशन, ये वर्ड याद रखना, बाइंग कमीशन नहीं होना चाहिए। अगर वो है तो उसको ऐड यहां पे नहीं करेंगे। चलिए सर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या और कोई खर्चा ऐड करेंगे, डिजाइन एंड इंजीनियरिंग चार्जेस, बस इसको रट लो, आप कोई दिक्कत नहीं है, आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। डिजाइन एंड इंजीनियरिंग चार्जेस, इंजीनियरिंग, डिजाइन एंड इंजीनियरिंग चार्जेस, ये वर्ड याद रखना, ये खर्चा भी यहां पे ऐड करना है। और कोई खर्चा है सर जो ऐड करते हैं, बिल्कुल है, ठीक है। रॉयल्टी एंड लाइसेंस फीस, रॉयल्टी एंड लाइसेंस फीस, ये लिखे मिलेंगे, आप डोंट वरी, कुछ भी दिक्कत नहीं है बस, ठीक है ना। रॉयल्टी एंड लाइसेंस फीस, ये ध्यान रखना क्या, कि अगर क्वेश्चन में ऐसे लिख रखा है, क्या लिख रखा है कि रॉयल्टी एंड लाइसेंस फीस पेड इन यूके, पेड इन यूके मतलब इंडिया को छोड़कर कहीं पे भी पेमेंट हुई हो किसी भी कंट्री में तो हम ऐड करेंगे। अगर लिखा है इंडिया में पे हुए तो मत ऐड कर देना, ठीक है ना। और या फिर लिखा है एज कंडीशन ऑफ सेल, या लिखा है कि भैया सेल करने की कंडीशन पे है, ये एज कंडीशन ऑफ सेल वर्ड लिखा है तो भी आपको ऐड कर देना है। बोलो क्लियर है, ठीक है ना, बोलो क्लियर है। आगे चलते हैं
और अगला खर्चा देखते हैं, क्या कोई और खर्चा है जो रह गया जो ऐड कर देना चाहिए। तो अगर आपको लिखा मिले, ये वर्ड मैं लिख रहा हूं यहां पे, प्रोसीड्स ऑफ एनी सब्सिक्वेंट सेल, ठीक है, सेल एक्रूइंग टू सेलर, ठीक है ना। अगर ये है तो ये खर्चे भी यहां पे ऐड हो जाएंगे। और कोई ऑल अदर पेमेंट्स, इसके अलावा कोई भी पेमेंट, इसके अलावा अगर कोई भी पेमेंट जहां पर क्या कंडीशन ऑफ सेल लिख रखा है, एज कंडीशन ऑफ सेल करने की कंडीशन ऑफ सेल है, तो वो भी यहां पे ऐड हो जाएगा। तो ये सारे खर्चे याद कर लो, ये सारे के सारे खर्चे आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा, कॉस्ट या एफओबी दे रखा होगा, और उसमें ये सारे खर्चे ऐड कर देने हैं, लेकिन बाइंग कमीशन नहीं होना चाहिए, याद रखना, ठीक है ना। और यहां पर जो अमाउंट अब आएगा, ये जो अमाउंट आया है, ठीक है ना, इस अमाउंट को बोलते हैं क्या, कस्टम एफओबी। इसको क्या बोलते हैं, कस्टम्स एफओबी वैल्यू, ये निकल गया। अब ये कस्टम एफओबी के अंदर हम क्या करने वाले हैं, हमें निकालनी है सीआईएफ वैल्यू, क्योंकि उसी के ऊपर कस्टम ड्यूटी निकालते हैं। तो पहले तो हम कस्टम एफओबी वैल्यू निकाल ली, इसको ले लेंगे और इसमें फिर कुछ खर्चे ऐड करेंगे। कौन कौन से, एक तो जो मैंने आपको बताया था दो खर्चों के नाम, फ्रेट ऐड कर देना है, कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। इंश्योरेंस ऐड कर देना है, ठीक है ना, इंश्योरेंस ऐड कर देना है, ठीक है ना। इसके अलावा क्या और कोई खर्चा है, बिल्कुल याद रखना, लाइटरेज चार्जेज अगर वर्ड लिख रखा है, क्या है, लाइटरेज चार्जेज अगर लिख रखा है, वो भी यहां पे ऐड कर देंगे। या फिर शिपिंग ड्यूमरेज, अगर शिपिंग ड्यूमरेज लिख रखा है तो वो भी यहां पे क्या करना है, ऐड करना है। लेकिन कुछ बात है जो आपको ध्यान रखनी है, क्या, अगर क्वेश्चन में लिख रखा है, मैं लिख के काट दूंगा, डोंट वरी, ड्यूमरेज चार्जेज, ठीक है, ड्यूमरेज चार्जेज, इसमें काफी लोग कंफ्यूज होते हैं, क्या शिपिंग ड्यूमरेज लिख रखा है तो ऐड करते हैं, लेकिन अगर ड्यूमरेज चार्जेज लिखते हैं तो ऐड नहीं करते हैं, तो ऐड मत कर देना, इसका नोट लिखना होता है नीचे, ठीक है, जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाते हैं। या फिर क्वेश्चन में लिख रखा है कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम पोर्ट से लेके टू आईसीडी, ठीक है ना। अगर ये लिख रखा है तो इसको भी ऐड नहीं करते हैं। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको दोनों के दोनों गिवन होंगे, कंफ्यूज करने के लिए ये वाला याद कर लो, ये वाला भी याद कर लो, ये इनको ऐड नहीं करते हैं, ठीक है ना, ऐड मत कर देना, इनको ऐड करते हैं। फ्रेट एंड इंश्योरेंस तो हमेशा आएंगे ही आएंगे, इनको ऐड करते हैं, ठीक है ना। तो ये है, जब अब जो वैल्यू निकल के आएगी उसको बोलते हैं क्या, सीआईएफ वैल्यू, ठीक है ना, या इसको बोलते हैं क्या, एसेसेबल वैल्यू। तो ये निकल गया है। इस वैल्यू पर हमें क्या निकालना है, कस्टम ड्यूटी निकालना है। इस वैल्यू पर हमें क्या निकालना है, कस्टम ड्यूटी निकालना है। बोलो क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन आगे चलते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 4 पे, ठीक है ना। देखो यहां पर हम चले थे तो ऊपर आ जाते हैं, तो पॉइंट नंबर 2 हो गया है अपना यहाँ पे, जिसमें हमने कस्टम एफओबी निकालना सीखा, और उसके बाद नीचे कस्टम एफओबी निकालने के बाद यहीं से मैंने पॉइंट नंबर 3 शुरू कर दिया, जहां पे मैंने सीआईएफ वैल्यू निकालना सिखा दिया आपको। 3 हो गए। अब चलते हैं लास्ट पॉइंट। तो लास्ट पॉइंट क्या है, लास्ट पॉइंट ये है कि सीआईएफ वैल्यू अगर कभी भी क्वेश्चन में गिवन हो, इफ सीआईएफ वैल्यू इज गिवन इन क्वेश्चन, कभी भी जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करो दोस्तों, तो ये देखना कि डायरेक्ट सीआईएफ वैल्यू ना दे रखी हो। अगर कभी भी डायरेक्ट सीआईएफ वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, तो समझ जाना कि कुछ गड़बड़ है। तो आपको क्या करना है उस गड़बड़ को ठीक करने के लिए, पहले तो सीआईएफ वैल्यू, ठीक है ना, लिख लेना कि सीआईएफ वैल्यू कितनी दे रखी है, और उसमें से माइनस कर देना 2 खर्चे हमेशा बगैर सोचे समझे।
ठीक है ना, फ्रेट दे रखा होगा क्वेश्चन में, उसको माइनस कर देना है, ठीक है ना, इंश्योरेंस दे रखा होगा उसको माइनस कर देना है। जब फ्रेट और इंश्योरेंस को माइनस कर दोगे सीआईएफ वैल्यू में से, रिवर्स जा रहे हैं हम लोग, तो हमारा निकल जाएगा कस्टम एफओबी। तो क्या निकल जाएगा, कस्टम एफओबी निकल जाएगा। जब कस्टम एफओबी निकल जाएगा तो वापिस से उसमें फ्रेट और इंश्योरेंस ऐड कर देना है, तो वापिस से उसमें फ्रेट ऐड कर देना है और इंश्योरेंस ऐड कर देना है, ठीक है ना, बोलो क्लियर है। अब मैं यहां पे सिखाऊंगा कि कैसे ऐड करते हैं, कैसे क्या करते हैं। अब जो वैल्यू निकल के आएगी उस वैल्यू पर हमें कस्टम ड्यूटी निकालनी है, बोलो क्लियर है, ठीक है ना। मैं ये बताऊंगा, इसके ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन के थ्रू ये चीज ज्यादा क्लियर हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो यहां पर हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है ना, एक क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, उस क्वेश्चन से ये क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर लिख देता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं इसके ऊपर ताकि क्लियरिटी आ जाए अभी के अभी। ये आपको क्वेश्चन नंबर 5 मिलेगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ स्टडी मेट का ये क्वेश्चन है। तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए अभी के अभी हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आ जाते हैं दोस्तों यहां पर, ये तो 7 है, ये रहा, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे प्रॉपर तरीके से, आप देखेंगे कि कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नीचे आ जाते हैं, अगला एक फ्रेश पेज ले लेते हैं, ये रहा फ्रेश पेज, लिख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 बना रहे हैं, ठीक है ना, स्टडी मेट का इलिस्ट्रेशन में गिवन होगा आपके ये, ठीक है। और ये क्वेश्चन कैसा है, जिसमें सीआईएफ वैल्यू दे रखी होगी। तो अभी ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम इसको कर रहे हैं। तो यहां पे कहता है ए मटेरियल वाज इंपोर्टेड बाय एयर, पहले तो एयर का क्वेश्चन है, याद रखना। हमेशा आप जब भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन एयर का है या शिप का, क्योंकि फ्रेट में आपको प्रॉब्लम आएगी वरना, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में इंपोर्ट का क्वेश्चन है, हमेशा इंपोर्ट का मिलेगा, एक्सपोर्ट का एक ही क्वेश्चन था, मैंने करा दिया। तो ए मटेरियल वाज इंपोर्टेड, एक मटेरियल इंपोर्ट किया गया है, ठीक है, बाई एयर, एयर के द्वारा। सीआईएफ वैल्यू दे रखी है, जैसा कि मैंने बताया था जब भी सीआईएफ वैल्यू दे रखी हो तो डाउट करना, $5000। तो क्वेश्चन कैसे शुरू करेंगे, तो सबसे पहले ऊपर लिखेंगे, हम लोग निकाल के आ रहे हैं सीआईएफ वैल्यू, पर वो तो दे रखी है, वो सही नहीं है। कंप्यूटेशन ऑफ सीआईएफ वैल्यू, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसेसिबल वैल्यू बोलते हैं, बोलो क्लियर है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इसको, जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले काम क्या होता है, सीआईएफ वैल्यू दे रखी है, डाउट करो, तुरंत सीआईएफ वैल्यू लिख लो, तुरंत लिख लो सीआईएफ वैल्यू कितना दे रखा है, $5000, $5000 दे रखा है, ठीक है। तुरंत उसमें से दो चीजें माइनस कर दो, मैंने अभी बताया था आपको, कौन कौन सा, एक तो फ्रेट माइनस कर दो और एक इंश्योरेंस माइनस कर दो, तुरंत माइनस कर दो, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा होगा, देखो। इसके बाद कहता है फ्रेट कितना है, $1500, इंश्योरेंस कितना है, $500, तो तुरंत इसको माइनस कर दो। तो फ्रेट कितना है दोस्तों, फ्रेट है $1500, ठीक है ना, और इंश्योरेंस कितना है, $500, $500, बोलो क्लियर है। अब आप निकाल लो, अब जो निकल के आएगा, ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे, कस्टम एफओबी। अब आपको क्या निकल के आएगा, आप रिवर्स जा रहे हो ना, कस्टम्स एफओबी निकल जाएगा आपका, ठीक है ना। तो 5000, 1500 और 500, 2000, तो ये 3000 बच गया। 5000 में से अगर 2000 माइनस करोगे तो $3000 आपका आ गया, क्या, कस्टम एफओबी। अब वापिस फ्रेट और इंश्योरेंस ऐड करो इसमें, जैसा कि मैंने क्वेश्चन में बताया था। अब वापिस क्या करोगे इसमें, ठीक है ना, वापिस ऐड करोगे क्या, फ्रेट एंड इंश्योरेंस। तो क्या करना है, क्वेश्चन किसका है, याद रखना, ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर इंश्योरेंस की बात करें तो इंश्योरेंस में मैंने आपको बताया था कि फ्रेट हो, ठीक है ना, फ्रेट को छोड़ के इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं। अगर इंश्योरेंस की बात करें तो इंश्योरेंस में मैंने आपको बताया था, चाहे क्वेश्चन शिप का हो चाहे एयर का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर एक्चुअल अमाउंट गिवन है तो वही लेते हैं हमेशा, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पे एक्चुअल अमाउंट कितना दे रखा है, ऊपर क्वेश्चन में गिवन ही है 500, ठीक है ना, तो यही ले लेंगे, यहाँ पे $500 ही ले लेंगे, बोलो क्लियर है। लेकिन फ्रेट के क्वेश्चन में
ठीक है। अगर फ्रेट का पॉइंट की बात करें तो क्वेश्चन आपको देखा ईयर का क्वेश्चन है, तो ईयर के क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, पहले तो एक्चुअल अमाउंट कितना गिवन है, तो ऊपर हमने क्वेश्चन में पढ़ा ही था, एक्चुअल गिवन है 1500, ठीक है ना, और इसका 20% लो कस्टम एफओबी का 3000 का, ठीक है ना, तो 3000 का 20% कितना होता है 600, और 1500 एक्चुअल विच एवरेज लोअर 600 ले लेंगे, तो ये आपको समझ में आ होगा, मैंने ये बताया था आपको, बोलो क्लियर है। तो 600 500, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, ये 3000 में से ये दोनों, ठीक है ना, प्लस कर देंगे, 600 प्लस में, ठीक है ना, 500 और प्लस में 3000, सब कुछ प्लस करो, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा आपका निकल के, ठीक है ना, वो आ जाएगा कितना 4100, तो यहाँ पे आ जाएगा 4100 यूएस डॉलर, ठीक है ना, बोलो क्लियर है। ये क्या आ गया, ये आ गया आपकी CIF वैल्यू या एसेसेबल वैल्यू, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी मैंने क्या बताया था, बोलो क्लियर है। अब एक्सचेंज रेट की रही बात, तो क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर एक्सचेंज रेट रहा तो एक्सचेंज रेट में कन्वर्ट कर देंगे इसको। आगे कहता है द बैंकर रियलाइज द पेमेंट फ्रॉम द इंपोर्टर एट एक्सचेंज रेट ऑफ 71 पर डॉलर, बैंकर के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना, बैंकर वाला एक्सचेंज रेट थोड़ी देते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, ये होता है CBIC, नोटिफाइड रेट लेते हैं 70, तो मैंने आपको बताया था नोटिफाइड बाय CBIC होना चाहिए, तो 70 वाला रेट ले लेंगे और वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो रेट कौन सा है 70 वाला, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर इंडियन करेंसी में निकालना है, ठीक है ना, अगर वैल्यू CIF वैल्यू इन इंडियन करेंसी, इंडियन रुपीज, बोलो क्लियर है। तो एक्सचेंज रेट कौन सा लेंगे, ठीक है ना, रुपीज 70 वाला, 70 वाला क्यों लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यही रेट कौन सा है CBIC वाला, CBIC नोटिफाइड, ठीक है, बोलो क्लियर है। तो निकाल लेंगे 4100 डॉलर मल्टीप्लाई बाय रुपीज 70, 2,87,000 अमाउंट आ जाएगा, 2,70,000, ठीक है ना, 2,87,000 अमाउंट आ जाएगा, बोलो क्लियर है। अब मैंने आपको जैसे कि बताया है हमेशा कि क्वेश्चन करने के बाद उसके नोट जरूर देना, वरना इस चैप्टर के अंदर आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों नोट्स जरूर लिखने हैं, तो यहाँ पे नोट्स लिखेंगे। नोट्स के अंदर कौन कौन से नोट लिखने हैं, तो सबसे पहला नोट, ठीक है ना, जो मेरे हिसाब से आपको लिखना चाहिए, ठीक है ना, वो लिखना चाहिए फ्रेट के बारे में, ठीक है ना, फ्रेट के बारे में क्या, अगर क्वेश्चन एयर का है, ठीक है ना, तो मैंने आपको बताया था फ्रेट कैन नॉट एक्सीड 20% ऑफ कस्टम एफओबी, तो ये बात लिख दो, फ्रेट कैन नॉट एक्सीड 20% ऑफ कस्टम एफओबी, 20% ऑफ कस्टम एफओबी, बोलो क्लियर है। दूसरा नोट किसका लिख लेना चाहिए हमें, दूसरा नोट रेट ऑफ एक्सचेंज का लिख लेना चाहिए, तो रेट ऑफ एक्सचेंज, ठीक है ना, तो रेट ऑफ एक्सचेंज कौन सा लेते हैं, ठीक है, रेट ऑफ एक्सचेंज नोटिफाइड बाय CBIC, नोटिफाइड बाय CBIC, बोलो क्लियर है। ये तो होगा क्वेश्चन यहाँ पे, तो ये दोस्तों आपको ये क्वेश्चन करा दिया है। अब बाकी का पोर्शन जो भी बचा हो वो अगली क्लास में हम करेंगे, ठीक है ना, अगली क्लास में हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे और बाकी की चीजें करेंगे, LDR क्वेश्चन वगैरह सब कुछ समअप कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, ये है आपका रेगुलर बैच। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है ना, ओके, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना है, ठीक है, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना है फ्री नोट्स के लिए, ध्यान रखना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही दोस्त, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, बाय।